हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम शुरू कर चुके हैं चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी बुक क्लास 11th के लिए, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपके पास लिमिट का, कि लिमिट को उसका जनरल जो मीनिंग है वो क्या है और किस प्रकार से उसको डिनोट करते हैं और उसकी किस प्रकार से हम कहते हैं कि नेबरहुड में क्या वैल्यू मिलती है फंक्शन की, उस प्रकार से। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसकी डेफिनेशन को एक बार थोड़ा और देखें। तो हम कहते थे, उसको नोटेशन देते थे, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। अब इसकी मीनिंग क्या है? जब x a की ओर टेंड कर रहा है तो उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू किस ओर टेंड कर रही है? l की ओर टेंड कर रही है। तो ये इस टाइम पर l क्या कहलाएगा? ये आपके पास कहलाएगा लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वैन x टेंड्स टू a। इसको इसका अर्थ होता है टेंड्स टू, यानी x किसकी ओर अग्रसर है? उसकी ओर। ठीक है, इसका एक मीनिंग आपके पास और रहता है जो मैंने आपको नेबरहुड पे आधारित बताया था। मैंने कहा, मान लिया, लेट, माना एफ एक्स बी ए फंक्शन, ये कोई एक फंक्शन है आपके पास ऑफ एक्स, एक्स का कोई फलन आपके पास। ठीक, और एक्स अगर चेंज होगा तो फंक्शन की वैल्यू में भी चेंज होगा। तो उसके हिसाब से क्या कह रहा है, देखो, इफ इफ एक्स एज्यूम्स वैल्यू values nearer and nearer to a। मैंने कहा जो x है वो अपनी वैल्यू को कहाँ किसके नज़दीक है? a के नज़दीक है। वो किसी भी प्रकार से होता है, a माइनस उसका जो नेबरहुड था, लेफ्ट नेबरहुड जो मैंने कहा था, और a प्लस जो उसका राइट नेबरहुड, कुछ भी उसके नज़दीक का आपके पास है। तो ये आपके पास क्या है? इसकी पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। अगर x अपना वैल्यू क्या कर रहा है? a के नज़दीकतम जितना भी पॉसिबल हो सकता है, जितना एक्सेप्ट, पर इसमें क्या है कि उसको क्या करना है? एक्सेप्ट ए के नियरर टू नियरर जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो आपके पास हो रहा है। और इस केस में इफ एफ एक्स टेंड्स टू द वैल्यू एल, और एल उसकी वैल्यू कहाँ आ रही है? एल की ओर जा रही है। तो हम कहते हैं कि आपके पास एल क्या होगा? देन एल इज लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो यानी वो एफ एक्स की क्या है आपके पास? लिमिट कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर एक्स ए की ओर टेंड कर रहा है, अब वो टेंड करने का मैंने आपको बताया था कि वो लेफ्ट साइड से भी कर सकता है और राइट साइड से भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान देना आपके पास कि लेफ्ट साइड से भी कर सकता है और तो उसका नोटेशन क्या है लिमिट का? ये आपके पास नोटेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था आपके पास। ठीक, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, तभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो इसका अर्थ है, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और हमने पढ़ी आपके पास जो हमको देखने लायक है, कि मैंने कहा था कि जो x के नेबरहुड पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या है? वही क्या कहलाती है? लिमिट कहलाती है। या सिंपल भाषा में लिमिट को हम सेम मीनिंग में कह सकते हैं बाउंड्री। बाउंड्री किसकी? ऑफ फंक्शन की। अब देखिए आपके पास अगर x की वैल्यू a की ओर जा रही है, x की वैल्यू a की ओर जा रही है, तो उसकी बाउंड्री है फंक्शन की वैल्यू किस ओर जाएगी? तो अगर मैंने कहा फंक्शन की वैल्यू l की ओर जा रहा है तो उसकी बाउंड्री क्या हो गई? यानी l हो गई आपके पास। ठीक है, तो यही आपके पास है। और इसके लिए एक अनिवार्य रूप से कंडीशन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने आपको बताया था ये कहलाता है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा क्या होनी? हमेशा बराबर होनी चाहिए, यानी संपाती होनी चाहिए। और जो वैल्यू आपके पास मिलेगी इन दोनों की, वही क्या कहलाती है आपके पास? लिमिट की वैल्यू भी कहलाती है उस फंक्शन के लिए। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या है, लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। तो लिमिट कुछ और नहीं आपके पास कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसके किसी मान की ओर अग्रसर होने पर, अब वो चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से, मैंने आपको बताया था संख्या रेखा पर x की वैल्यू, अगर मैंने कहा a ये है तो x की वैल्यू a की ओर लेफ्ट साइड से भी बढ़ सकता है और राइट साइड से भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए कहा था जो उसके नियरर टू नियरर हो सकते हैं दो पॉइंट,
जो नेबरहुड कहलाता है वो कहलाता है ए माइनस, और जो राइट नेबरहुड कहलाता है वो क्या कहलाता है ए प्लस। तो इन दोनों पर ही फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है। अगर देखो इसके राइट नेबरहुड में आया ये, यानी x अगर इसके राइट नेबरहुड की ओर बढ़ रहा है तो उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, और लेफ्ट नेबरहुड में क्या है, अगर दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो हम कहते हैं वही क्या कहलाएगी, लिमिट की वैल्यू कहलाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आगे देखते हैं आपके पास हम क्या क्या पढ़ सकते हैं इसमें, तो एक एक करके हम उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपके पास एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट का बीजगणित, हिंदी में कहते हैं बीजगणित। तो मान लो f(x) और g(x) दो फंक्शन है जिनके लिए इफ f(x) and g(x) are two functions such that, इस प्रकार से हैं, such that limit x tends to a f(x) and limit x tends to a g(x) exist। इन दोनों ही लिमिट का अस्तित्व है, यानी जब x की ओर x a की ओर अग्रसर बढ़ता है तो फंक्शन f(x) की भी और g(x) की भी लिमिट का अस्तित्व है। और मैंने आपको बताया था लिमिट का अस्तित्व कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों का ही अस्तित्व हो, तब जाके आपके पास कहलाता है लिमिट। यानी इसके लिए भी केस सेम होना है, ठीक है। तो देखो पहला आपके पास बीजगणित में आता है देन, दोनों ही लिमिट का अस्तित्व है तो क्या केस है, देखो देन लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस g(x) एग्जिस्ट। तो आपके पास इसके लिए इन दोनों लिमिट का जो आपके पास इन दोनों जो फंक्शनों का योग होगा उसके लिए भी लिमिट का अस्तित्व होने वाला है, और ये इक्वल टू क्या होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ये इस प्रकार से आपके पास होना चाहिए। देखो तो यानी कह सकते हैं कि दो फलनों के योग की सीमा फलनों की सीमाओं के योग के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं। यानी दो फंक्शंस का जो एडिशन में जो एक नया फंक्शन मिलेगा उसके लिए लिमिट की वैल्यू वही होगी जो दोनों के लिमिट की एडिशन के बराबर, ठीक। अब एडिशन के साथ इसको सब्सट्रैक्शन के लिए भी वैलिड कर सकते हैं, यानी प्लस के लिए है तो माइनस के लिए भी ये आपके पास वैलिड होता है। दूसरा आपके पास आता है कि मान लो कि दो फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू जी। देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन का भी सिंपल सा आपके पास है कि दो फलनों के प्रोडक्ट का जो आपके पास नया फंक्शन मिलेगा उसके लिए जब आप लिमिट निकालोगे तो वो कुछ और नहीं, दोनों की लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होने वाला है। यानी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a इंटू gx के बराबर होता है। ये सिंपल सा आपके पास। अब डिवीज़न वाले केस में एक स्थिति आती है, देखिए अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन gx निकालिए, तो इसके लिए अनिवार्य रूप से ये कुछ ऐसा लिखा जाता है लिमिट, ये भी हम डिवाइड कर सकते हैं x टेंड्स टू a f(x) अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। बस इसमें एक स्थिति आती है कि इसमें लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू को ज़ीरो नहीं होना है। अगर ये ज़ीरो होता है, अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो डिनोमिनेटर gx है ये आपके पास इसकी जो लिमिट, यानी जो हर के रूप में जो फंक्शन होगा, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसके लिए लिमिट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर क्योंकि ज़ीरो होगा तो आपके पास उस स्थिति में वो आपके पास ईजिली अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, वो लिमिट की हो जाएगी नॉट डिफाइंड। एक और स्थिति आती है, देखें वैसे इसी का रूप है बस, लिमिट x टेंड्स टू a, मैंने कहा लैम्डा टाइम्स ऑफ f(x) है, मान लो लैम्डा कोई कांस्टेंट है आपके पास, क्या है कोई वास्तविक संख्या आपके पास, यानी लैम्डा कोई रियल नंबर आपके पास, ठीक। तो अगर इस प्रकार का है तो हम लैम्डा, क्योंकि वो x से तो स्वतंत्र है तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f(x), पर ये याद रखना लैम्डा क्या है, बिलोंग्स टू आर कोई रियल नंबर। तो ये सिंपल सा आपके पास बीज गणित है। तो कहीं पर अगर आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम जब लिमिट कैलकुलेट करना सीखेंगे तब उसके बाद हम यहाँ उनमें इन जो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। अब यूज़ कहाँ करेंगे, वो आपके पास है ये अलग अलग प्रकार के फंक्शनों की जब हम लिमिट निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन, जो हमने पढ़ा था आपके पास सेकंड चैप्टर में टाइप्स ऑफ फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके लिए लिमिट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो
एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स के बाद हम अभी तक जो भी हमने लिमिट पढ़ा है वो हमने केवल थियोरेटिकल पढ़ा है, आपके पास समझने के लिए आपके पास पढ़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो लिमिट कैलकुलेट करने की बारी आती है तो सबसे पहले हम निकालते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट कैसे निकाली जाएगी। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है, आपको मालूम है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो मैंने मान आपके पास इफ एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एस चलते हुए an x की पावर n भी एन। अब मालूम है कि यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास है ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये n डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने कहा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट है ए, इस फंक्शन के लिए कोई रियल वैल्यू है आपके पास, इसके लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। देखो तो एंड ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई क्या है, रियल नंबर आपके पास, ठीक है। इस पे मैं लिमिट निकाल देता हूँ। देखो देन अगर कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स निकालिए, यानी मुझे निकालना होगा लिमिट x टेंड्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस ऐसे चलते हुए an x की पावर n। तो ये इसका मुझे लिमिट निकालना है। तो हम करेंगे क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसमें सीधे सीधे x के स्थान पर क्या रख देंगे, a रख देंगे। क्या रखना है हमको, x के स्थान पर a रखना है आपके पास। या सिंपली आप ऐसा करना चाहो तो देखो ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो ये तो पहला वाला क्या होगा, जब हम ये आपको कैलकुलेट करना तो इस लिमिट को हम ये n पार्ट्स हैं, n+1 पार्ट हैं, इनको हम क्या करेंगे, इन सब में लिमिट डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि मैंने एलजेब्रा में पढ़ा अगर फंक्शन एडिशन में आते हैं, दो से अधिक फंक्शन आते हैं एडिशन में, तो हम क्या करते हैं उन सबको अलग अलग लिमिट के रूप में सबकी लिमिट को जोड़ के लिख सकते हैं। तो जब मैं लिमिट में एलजेब्रा अप्लाई करूंगा, जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया, या एडिशन में ये सारे के सारे टर्म्स, तो मैं इस लिमिट को सभी टर्म्स में डिवाइड कर दूंगा। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू a1x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a2x² प्लस ऐसे चलते हुए लास्ट टर्म आएगा लिमिट x टेंड्स टू an इंटू एक्स की पावर n। तो मैंने क्या किया, जो हमने बीज आपके पास एलजेब्रा में पढ़ा था उसके अनुसार आपके पास अगर दो फंक्शन, दो के है तो दो से अधिक के लिए भी हो सकता है, अगर दो फंक्शन एडिशन में है और उसकी लिमिट निकालनी है तो आप वो लिमिट को उन सब के लिमिट के एडिशन के रूप में लिख सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे ही जितने भी टर्म्स हैं उन सब में लिमिट का अप्लाई किया, इस प्रकार से लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये ए से तो है स्वतंत्र, तो इसमें एक्स के कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसने क्या रहना है, केवल सीधे a0 ही रहना है। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे कहा जाए कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें a1 क्या आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू ax। ऐसे लिमिट इसमें जो दूसरा वाला टर्म है उसमें आ जाएगा a² बाहर, ये हो जाएगा a2 बाहर, और लिमिट x टेंड्स टू ax² प्लस ऐसे चलते हुए लास्ट टर्म में a की पावर n भी कांस्टेंट है, वो n से स्वतंत्र बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ax की पावर n। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब हम करेंगे क्या, अगर आपको पॉलिनोमियल में लिमिट में क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a कैलकुलेट करना है, तो सब जगह देखें हमें सिंपली x के स्थान पर क्या रखना है, x की ओर बढ़ने पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है ना वही रख देनी है। x a की ओर बढ़ो तो x की जगह पे a रख देंगे, हो जाएगा a0 प्लस a1 इंटू a प्लस यहाँ हो जाएगा a2 इंटू a² प्लस ऐसे ही रहेगा a3 इंटू a³ प्लस ऐसे चलते हुए an इंटू a की पावर n। तो ये हमारे पास मिल गया उस फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू f(x) की वैल्यू। तो ये आपके पास क्या है कि उसके इस फंक्शन के लिए ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी लिमिट हमको कुल मिला के करना क्या है कि जो दिया हुआ पॉलिनोमियल फंक्शन है उसमें डायरेक्ट क्या रख देना है, वैल्यू रख देना है आपके पास x के स्थान पर a। तो ऐसे में आपके पास ये हमने डेरिवेशन पढ़ा। अब इसका यूज़ करते हुए मैं आपके पास क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए तो जो हमने लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा उसके आधार पर देखिए आपके पास कुछ एग्जांपल मैं करा रहा हूँ। मैंने कहा इस फंक्शन के लिए लिमिट निकालनी है, तो क्योंकि हम शुरुआत करें तो आगे हम कुछ
डायरेक्ट भी कर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, देखिए डायरेक्ट। तो अब मैं इसको देखूँ, मुझे इस फंक्शन को देखना, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद है। तो हम करेंगे क्या, अगर इसको गौर देखेंगे, इसमें 3 टर्म है, तो तीनों टर्म को मैं लिमिट के लिए अलग अलग लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a, पहले आएगा एक्स स्क्वायर, पहला फंक्शन के हिसाब से, लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा 2x, प्लस लिमिट x टेंड्स टू a 5। तो अगर पहले वाले टर्म की बात करें तो हमको करना क्या होगा, इसमें डायरेक्ट x के स्थान पर दे देना a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस इसमें देखें तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 आ जाएगा बाहर, वो x से स्वतंत्र है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a इंटू एक्स। और क्योंकि ये x से स्वतंत्र, तो इसमें x अगर a की ओर टेंड करेगा भी तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसने 5 का 5 ही रहना है, इसने 5 ही रह जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर, और इसमें जब x के स्थान पे a रखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 5। तो यानी इस फंक्शन के लिए लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास था। अब मैं a के स्थान पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख के क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा। मैंने कहा कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये आपके पास है, इसको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल आपके पास है, देखिए करेंगे क्या, दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन, तो मैं इसको अलग अलग लिख दिया, मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये कांस्टेंट फंक्शन f। अब देखिए, अब ये पहला वाला x पर आधारित, तो क्योंकि अगर x में चेंज आएगा, x अगर 2 की ओर जाएगा तो मुझे निकालना है ये कहाँ की ओर जाएगा। तो हम करेंगे क्या, सिंपली x की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि ये तो है x से स्वतंत्र, x किसी भी a की किसी भी वैल्यू के लिए की ओर जाए, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसने कितना रहना है 5 ही रहना, तो ये रहेगा ऐसे ही, तो हो गया 4 माइनस 5 यानी -1। एक तरीका तो ये है, या फिर आप डायरेक्ट भी, ये था लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप डायरेक्ट भी उसमें वैल्यू रख सकते हो। तो देखो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू रखने पे क्या होगा, डायरेक्ट अगर यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन x पर आधारित है, तो अगर x पे चेंज होगा, अगर वो x 2 की ओर टेंड करेगा, तो मुझे निकालना है इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के इसमें हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 यानी 4 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया -1। तो ईजिली हम निकाल सकते हैं आपके पास। तो ऐसी अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट कीजिए, देखिए तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू -5 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, या लिमिट x टेंड्स टू 0 भी कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो आप इजीली इसी प्रकार से डायरेक्ट वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और जो भी रिजल्ट आए उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें आपके पास, ठीक। तो कुछ और एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ, और साथ में कुछ क्वेश्चनों के दौरान क्या दिक्कत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब जो आपके पास है वो है रैशनल फंक्शन का केस। अब ध्यान देना आपके पास कि रैशनल फंक्शन में क्या होता है, कि रैशनल फंक्शन में क्योंकि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, तो डिनोमिनेटर को तो जीरो नहीं होना पड़ेगा आपके पास। उसके अलावा भी इसमें एक स्पेशल केस भी होता है कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए या आपके पास न्यूमरेटर भी जीरो हो जाए। देखो किस प्रकार से हमको मालूम है, यही आपके पास कुछ पर्टिकुलर केसेस यहाँ पर आते हैं जिसमें हमारे पास लिमिट रखने पर 0/0 की फॉर्म या 1/0 या समथिंग अपॉन 0 की फॉर्म आती है। तो उसके लिए हम रैशनल फंक्शन का यूज़ करना देखें। रैशनल फंक्शन को के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेना है आपको। पॉलिनोमियल तो सिंपल सा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल दिया जाएगा, पर रैशनल फंक्शन में हमको कभी कभी करना पड़ता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले है कि पॉलिनोमियल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन होता है क्या, देखो एनी फंक्शन ऑफ टाइप f(x) इक्वल टू px अपॉन qx, जहाँ qx इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमको मालूम है कि ये रैशनल फंक्शन का टाइप है। ये किसका टाइप है, रैशनल फंक्शन का टाइप। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस फंक्शन की लिमिट निकाली जाए। अब ध्यान देना, इसकी लिमिट निकाली जाए किस पर्टिकुलर फंक्शन में, तो हम निकालेंगे क्या, सिंपल है। देन अगर कहा जाए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) निकाला जाए तो होता क्या, लिमिट x टेंड्स टू a px अपॉन qx होना चाहिए था, इसकी लिमिट निकालें मतलब।
और क्योंकि ये डिवीज़न में है दो फंक्शन, तो हम लिख सकते हैं यानी लिमिट x टेंड्स टू a px अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a qx होना चाहिए। अब यही तो मैंने आपको जो अलजेब्रा था आपके पास सीमाओं का उसमें बताया है, पर इसके लिए अनिवार्य रूप से लिमिट x टेंड्स टू qx इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? क्योंकि अगर ये 0 होता है, ध्यान देना है, hx अगर 0 होता है तो उस स्थिति में अगर आपके पास ये 0 नहीं है तो आपके पास ये 0 नहीं है तो पारिभाषित हो जाएगा, कुछ ना कुछ पारिभाषित होने वाला है, ठीक है। परंतु अगर ये 0 हो जाए तो ये देखो आपके पास इस केस में क्या है, पहला केस तो ये हो जाएगा कि ये आपके पास qx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। पर अगर qx की वैल्यू कहीं पर 0 होती है तब क्या स्थिति है, देखो इफ qx इक्वल टू 0, अगर qx इक्वल टू 0 है और qx मतलब लिमिट x टेंड्स टू a qx इक्वल टू 0 है और लिमिट x टेंड्स टू a जो px है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। ध्यान देना कि डिनोमिनेटर तो 0 है पर ऊपर वाला 0 नहीं है, तो इसका एक ही अर्थ है कि सीमा का अस्तित्व, यानी लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। पर एक स्थिति और आती है कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a qx तो 0 है और साथ में क्या हो जाए, जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर जो px है उसकी लिमिट भी क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यानी आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a fx किस में आ रही है, 0/0 की फॉर्म आ जाए। अगर 0/0 की फॉर्म आ जाए यानी आपके पास जो लिमिट की वैल्यू है 0/0, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में थोड़ा चेंज करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कई तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कहीं पर रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फैक्टर कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब हमको करना क्या है, रैशनलाइजेशन हमने 10th में पढ़ा आपके पास, जिसे हम परमयकरण कहते हैं, ठीक है, या फैक्टर करेंगे। और हम इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में ये जो 0/0 फॉर्म है वो आपके पास जो इस फॉर्म में जितने भी फंक्शन आपके पास दिए होंगे रैशनल फंक्शन, उसमें हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वो 0/0 की फॉर्म है तो उसको 0/0 की फॉर्म से हटाना पड़ेगा और लिमिट की वैल्यू को निकालने के लिए हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। कहीं पर डिवाइड हो सकता है सिंप्लीफाई करने के लिए, कहीं पर फैक्टराइजेशन हो सकता है, कई तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उस पर एक एग्जांपल देखिए। अब पास से देखिए, ये एक फंक्शन दिया है, इसके लिए ये लिमिट निकालनी है। तो अब मुझे मालूम है क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज रैशनल फंक्शन। अब अगर मैं इसमें कोई मालूम है रैशनल फंक्शन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 4 और होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 2x - 2। ये इस प्रकार से है। तो जब मैं इसमें, अब क्योंकि ये ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, नीचे भी एक पॉलिनोमियल, तो मैं अगर डायरेक्ट वैल्यू रखूँ तो हो जाएगा 2² - 4 अपॉन 2 - 2, मतलब ऊपर भी 0/0। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पर लिमिट निकालना, आपके पास जो 0/0 फॉर्म था उसमें आपके पास फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखने पर 0/0 की फॉर्म प्राप्त हो रही है। तो इसका अर्थ है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में, इस फंक्शन की अगर लिमिट निकालनी तो इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। तो देखो, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन f(x), ये जो फंक्शन है उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखो हमारे पास है x² - 4 अपॉन x - 2। अगर आपको लगता है कि फैक्टराइजेशन हो सकता है तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए, अगर नहीं लग रहा है आपको तो डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन ईजिली हो जा रहा है। देखो ये हो जाएगा x - 2 x + 2 अपॉन x - 2, यानी जो अभी तक फंक्शन था ये, वो आपके पास केवल क्या बच गया, x + 2। तो क्योंकि x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया, तो जो आपको निकालना है वो था आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 4 अपॉन x - 2, ये फंक्शन था। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये फंक्शन अब क्या हो गया, x +
2 हो चुका है। तो इसके आधार पर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे मालूम था 0/0 की फॉर्म है, तो मैंने इसको क्या किया, क्योंकि ये तो डिफाइंड ही नहीं है आपके पास ये फॉर्म, वो समथिंग अपॉन जीरो तो हम कहते हैं कि पारिभाषित नहीं होगा, पर यहाँ पर पारिभाषित हो सकता है क्योंकि ये फंक्शन सरल हो रहा है, तो सरल किया मैंने। अब इसके बाद हम लिमिट निकालेंगे। अब क्योंकि ये सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया है, तो कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, सीधे एक्स की जगह कर देंगे 2 + 2 यानी 4, यानी इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई है 4। तो सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान क्या देना है कि ये 0/0, अब ये 0/0 फॉर्म है वो काफ़ी, हम कह सकते हैं कि ये जो भी एक क्वांटिटी है बहुत चालाक क्वांटिटी है। चालाक क्वांटिटी इसलिए कह रहा हूँ, कभी तो 0/0 मुझे मिलेगा 4, कभी मिलेगा 3, कभी 2, कुछ भी मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू आपके पास 4, x की पावर 4 सॉरी 3 और ये 81/x² - 9 ये भी है। तो अगर इसमें भी मैं वैल्यू रखूँ तो देखो आपके पास अगर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो 3 की पावर 4 - 81/3 की पावर 4 2 - 9, तो ये भी आ रहा है 0/0। देखो सेम टर्म आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पर तो मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे लिमिट मिली 4, 0/0 लिमिट मिल रहा था तो उसमें मिल रहा है 4, जबकि इस केस में जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो रहा है x² - 9 और ये हो रहा है x² + 9 अपॉन x² - फैक्टराइजेशन के बाद ये दोनों कैंसिल, ये मिल रहा है केवल। तो यानी आपके पास बन गया फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 3, वैल्यू रखेंगे तो ये था x² + 9, तो वैल्यू रखने पे हो रहा है 3 का स्क्वायर 9 + 9 = 18। देखिए इस फंक्शन में जब मैं जो रख रहा हूँ तो आ रहा है 0/0, तो इसमें 0/0 का मान बाद में सिंप्लीफाई करके मिल रहा है 4, जबकि इसमें 0/0 के केस में क्या मिल रहा है 18 मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब भी रैशनल फंक्शन को हम की लिमिट निकालें तो लिमिट निकालते वक्त ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है अगर वो 0 है, ऊपर वाला 0 नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई लिमिट का अस्तित्व नहीं है, ठीक। पर अगर नीचे वाला भी 0 और ऊपर वाला भी 0 हो तो हम क्या करेंगे, लिमिट निकालने के लिए फंक्शन को सरल करेंगे। और सरल करने के लिए आपको जो भी आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के जो मेथड पढ़े हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो या रैशनलाइजेशन हो या बाय डिवीज़न हो, तो हम उसको पहले सरल करेंगे किसकी मदद से, इन मेथड्स की मदद से। और ये मेथड्स आपको आने चाहिए क्योंकि हमने वो 11 से पहले पढ़े हैं आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए लिमिट क्या होती है, और साथ में मैंने आपको बताया लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन और इसके अलावा कुछ एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और एक इम्पॉर्टेंट लिमिट है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक।